हे गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप यू आर डूइंग वेल। आई एम संदीप, वेलकम टू CSC सर्कल। तो आज हम टेस्ट शुरू करेंगे, टेस्ट नंबर 21। ठीक है, ये टेस्ट नंबर हमारा 21 है, तो इसको डिस्कस करेंगे। और ये इकोनॉमी का टेस्ट रहने वाला है। ठीक है, इकोनॉमी का ये फर्स्ट आएगा, उसके बाद सेकेंड आएगा। तो आप लोग कह रहे थे कि सर इकोनॉमी का अभी टेस्ट मतलब नहीं करवाए हैं, और उसके बाद इन्वायरमेंट के टेस्ट आएंगे। ठीक है, उसके बाद हम लोग फुल टेस्ट सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो इसमें हम लोग 25 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, और ऐसे करके आज शाम को वीडियो मिलेगा, सुबह मिलेगा और कल मिल जाएगा। ठीक है, इसका तो ये आप लोग थोड़ा, तो ये आपको पूरा टोटल डिस्कशन मिलने वाला है इसमें। और ये डिस्कशन बहुत ही अच्छा होने वाला है, क्योंकि इसमें बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन इसमें इंक्लूड हैं। ठीक है, तो हम लोग अच्छे से अपना सॉल्व करेंगे इसको। ठीक है, और अगर कोई क्वेश्चन यार पूछते हैं बीच में, और कितनी बार जो मैं बहुत बार बता चुका होता हूँ वही मैं पूछता हूँ, ठीक है, तो कम से कम उसका तो आंसर आप दे ही सकते हैं। वीडियो को पॉज करके आंसर भी दिया करें आप लोग। ठीक है, तो उससे आपको आपकी जो इंगेजमेंट है वो अच्छी बनी रहेगी। ठीक है, बोरिंग नहीं लगेगा वीडियो। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पेज में। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा जूम कर लेते हैं, बहुत छोटा दिख रहा है। इतना ठीक है, इतना ठीक है ना। अब सही है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, तो इसमें कहा गया है कि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकें जो होती हैं उसमें जो प्रादेशिक ग्रामीण बैंकों को भी इसे बैंकों के नाम से भी इसे संबोधित करते हैं। इनमें से निम्नलिखित में से कौन सा स्टेटमेंट इसमें सही है। ठीक है, तो ये बताना है। तो इनकी शेयरधारिता में राज्य सरकार की जो सर्वाधिक हिस्सेदारी होती है। ठीक है, सेकेंड है कि इसका एक उद्देश्य शहरी क्षेत्रों की ओर ग्रामीण जो जमाओं के बहिर्गमन को नियंत्रित करना होता है, और इसके द्वारा पिछले 5 वर्षों में कृषि ऋण वितरण की राशि में निरंतर वृद्धि की गई है। ठीक है, तो देखो ये थर्ड वाला स्टेटमेंट हमारा सही है, क्योंकि इसके पिछले 5 सालों में ये देखने को मिला है कि 2014-15 में ये जो राशि हुआ करती थी वो 1 लाख जो आपको देखने को मिलेगी 2000 के करीब, 1,02,000 करोड़ के करीब थी। ठीक है, लेकिन अभी जो 2018-19 का जो तुम्हारा डाटा है उसमें अगर देखें तो ये अभी एक जो आपको देखने को मिल रही थी 1,02,000, तो ये अब हो गई है 1,51,000 करके। ठीक है, तो निरंतर ये बढ़ती गई है प्रत्येक वर्ष। 14-15 में बढ़ी, उसके बाद 15-16, 17-18 और 18-19। ठीक है, तो 5 सालों में ये निरंतर बढ़ी है। ठीक है, और ये जो सेकेंड वाला स्टेटमेंट है तो ये भी हमारा सही है, क्योंकि यह एक जो उद्देश्य, इसका एक उद्देश्य यह होता है कि शहरी क्षेत्रों में जो ग्रामीण जमाओं के बहिर्गमन को नियंत्रित करना होता है इसको। ठीक है, तो ये भी हमारा स्टेटमेंट सही है। लेकिन जो ये फर्स्ट वाला स्टेटमेंट है तो ये गलत है, क्योंकि इसमें जो शेयर धारिता होती है सबसे ज़्यादा सेंटर की होती है इसमें। ठीक है, सेंटर की इसमें 50% होती है, और अगर स्टेट की बात करें तो ये 15% होती है, और जो स्पॉन्सर्ड बैंक होता है, ठीक है, उसकी 35% हिस्सेदारी होती है। तो ये हमारा गलत हो गया स्टेटमेंट। तो सेकेंड और थर्ड सही है, तो हमारा सी वाला ऑप्शन इसका सही हो गया। ठीक है, नेक्स्ट हमारा सेकेंड क्वेश्चन नंबर, तो इसमें कहा गया है कि वृद्धिशील पूंजी उत्पादन अनुपात यानी आई कोर के बारे में बताना है कि कौन सा हमारा स्टेटमेंट सही है। ठीक है, तो फर्स्ट है कि यह जीडीपी में वार्षिक वृद्धि के सापेक्ष वार्षिक निवेश का अनुपात है। ठीक है, और हमारा सेकेंड स्टेटमेंट है कि उच्च आय कोर का तात्पर्य है अधिक कुशल अर्थव्यवस्था का होना। ठीक है, तो देखो सेकेंड वाला स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि जो उच्च आय कोर होता है उसमें कुशल अर्थव्यवस्था नहीं होती, उसकी अर्थव्यवस्था बहुत खराब होती है। ठीक है, तो जितना कम आय कोर होगा यानी वृद्धिशील पूंजी उत्पाद अनुपात होता है, यानी जो इंक्रीमेंटल आउटपुट रेशियो जो है ये, ठीक है, आय कोर इंक्रीमेंटल आउटपुट रेशियो। ठीक है, तो जितना कम होगा उतनी ही अच्छी अर्थव्यवस्था होती है। ठीक है, तो ये हमारा गलत हो गया, और फर्स्ट वाला स्टेटमेंट हमारा सही है, क्योंकि जीडीपी में वार्षिक वृद्धि के सापेक्ष वार्षिक निवेश जो होता है उसी का अनुपात दर्शाता है। ठीक है, तो हमारा फर्स्ट वाला स्टेटमेंट इसका सही हो गया, तो ए वाला ऑप्शन इसका सही है। ठीक है, नेक्स्ट है थर्ड क्वेश्चन नंबर, तो इसमें कहा गया है कि भारत में, हाँ, इसमें कहा गया है कि भारत में गैर निष्पादित परिसंपत्तियां यानी नॉन परफॉर्मेंस जो नॉन परफॉर्मिंग एसेट जो होती है एनपीए के बारे में बात की जा रही है। एनपीए की आशंका कम करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी क्रियाविधि की जा सकती है। ठीक है, तो एनपीए की बिक्री करना, लोक अदालत की रूपरेखा
करना और बैंकों में अधिक पूंजी का अंतर्वेशन करना। ठीक है, तो इसका देखो ए वाला ऑप्शन सही है कि और मतलब फर्स्ट स्टेटमेंट सही है और सेकंड भी सही है, क्योंकि जो एनपीए होता है इसको जो सरफासी एक्ट आया था उसी के अंतर्गत इसकी बिक्री की जाती है। और लोक अदालत की रूपरेखा का मतलब है कि जो भी ये मामले हैं इनको त्वरित अपना मतलब त्वरित इनका निदान किया जाए। ठीक है, उनकी सुनवाई उन पर की जाए। तो ये भी हमारा स्टेटमेंट सही है। लेकिन जो कहा गया कि बैंक में अधिक पूंजी का अंतर्वेशन किया जाए कि मतलब उसमें निवेश किया जाए, तो ये गलत स्टेटमेंट है, क्योंकि अगर हम ज़्यादा पूंजी बैंकों में निवेश करेंगे तो उनका जो एनपीए है उससे वो निजात नहीं पाएंगे और वो ज़्यादा एनपीए बढ़ता चले जाएगा, तो इसका खतरा बना रहता है। ठीक है, तो ये हमारा गलत स्टेटमेंट है और फर्स्ट एंड सेकेंड स्टेटमेंट हमारे सही है, तो हमारा सी वाला ऑप्शन इसका सही हो गया। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। तो इसमें कहा गया है कि देश एक्स की जीडीपी उसकी जीएनपी से कम है। ठीक है, तो दिए गए कथनों में से कौन सा सर्वाधिक उपयुक्त निगम प्रस्तुत करता है, मतलब निगमन प्रस्तुत करता है, तो इसके बारे में बताना है। तो देखो, इसको अगर वैसे डिस्कस करेंगे एक एक तो इसका कोई मतलब है नहीं, तो मैं इसका डायरेक्ट आंसर ही डिस्कस कर लेता हूँ। ठीक है, क्योंकि इसमें देखो क्या होता है कि एक्स की जीडीपी अगर कम है तो जीडीपी से जीएनपी निकलता कैसे एक्चुअली में, तो एक्चुअली जो जीडीपी होता है इससे अगर जीएनपी निकालना है, मतलब जीडीपी होता है ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जो मतलब पूरी जो तुम्हारी बाउंड्री है इंडिया की, ठीक किसी कंट्री की जो बाउंड्री है उसके अंदर जितना भी प्रोडक्शन होगा उसका अंतिम जो मूल्य होगा, ठीक है, जो प्रोडक्शन और सेवाएं होंगी उनका जो अंतिम मूल्य होता है वो जीडीपी होता है। और जीएनपी क्या होता है कि जितना तुम्हारा मतलब आउटफ्लो और जीडीपी, मतलब जो जीएनपी जो निकाला जाता है वो तुम्हारा निकलेगा जो, तो उसमें जीएनपी बराबर हो जाएगा तुम्हारा कि जो जीडीपी है, ठीक है, जीडीपी और माइनस इनफ्लो और आउटफ्लो। ठीक है, वो देखने को मिलता है कि कितना ये प्लस इनफ्लो और आउटफ्लो देखने को मिलता है कि मतलब जितनी जो भी आउटफ्लो, इनफ्लो का मतलब होता है कि जैसे हम कोई विदेशी कंपनी है वो इंडिया में काम कर रही है लेकिन वो अपना फ़ायदा फाइनली तो अपने कंट्री में ले जाएगी ना, तो वो आउटफ्लो हो गया। और जैसे हमारे कंट्री के बहुत से लोग बहुत सी कंट्रियों में काम कर रहे हैं, ठीक है, तो वो लोग क्या हैं कि मतलब अपना जो लाभांश है, लाभ है, जो लाभ कमा के लाएंगे तो वो इंडिया में लेके आएंगे, तो वो इनफ्लो हो जाता है, तो इसको घटा दिया जाता है और उसमें जो भी होता है उसी को जो है ये जीएनपी के नाम से उसको रख देते हैं। ठीक है, तो अगर इनफ्लो और आउटफ्लो में कमी हो जाएगी तभी तो मतलब जैसे इनफ्लो है, ठीक है, इनफ्लो कम हुआ और आउटफ्लो ज़्यादा हो गया तो हमारी जीडीपी जो जीएनपी है ये कम हो जाएगी जीडीपी से, अन्यथा यह ज़्यादा भी हो सकती है। ठीक है, तो ये इनफ्लो और आउटफ्लो पे डिपेंड करता है। तो इसमें अगर बात की जाए तो हमारा, तो इसमें देखो ये हमारा बी वाला ऑप्शन इसका सही है, क्योंकि एक्स देश के बाहर घरेलू कंपनियों द्वारा अर्जित आय विदेशी कंपनियों द्वारा एक्स देश के भीतर अर्जित आय से अधिक है। तो वही बात की जा रही है जो हमने इस डायग्राम में बताया आप लोगों को। ठीक है, तो आई होप ये आप लोगों को कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अगर अब भी इसमें कन्फ्यूजन लग रहा है तो जीडीपी और जीएनपी में तो मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में, ठीक है, तो उस पर फिर से बात कर लेंगे हम लोग। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 5। तो इसमें कहा गया कि भारतीय अर्थव्यवस्था में पार्टिसिपेटरी नोट यानी पी नोट के नाम से भी इसे जानते हैं। ठीक है, तो इसके बारे में बात करना है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो फर्स्ट है कि यह विदेशी अधिकारिता में जारी किया गया डेरिवेटिव व्युत्पन्न है। डेरिवेटिव मतलब एक ये शेयर धारिता होती है, ठीक है, शेयर धारिता के फॉर्म में ये नोट होता है, उसी के बारे में बात की जा रही है। और सेकेंड है कि इसे काले धन से संबंधित समस्याओं पर अंकुश लगाने के लिए आरंभ किया गया था और ये सेबी द्वारा रेगुलेट किया जाता है। ठीक है, तो देखो थर्ड वाला स्टेटमेंट सही है, इसे सेबी द्वारा रेगुलेट किया जाता है। और फर्स्ट वाला भी सही है क्योंकि यह विदेशी अधिकारिता में जारी किया गया डेरिवेटिव एक डेरिवेटिव साधन होता है। ठीक है, लेकिन ये काले धन पर अंकुश नहीं लगाता है बल्कि काले धन को बढ़ावा देता है, क्योंकि ये क्या होता है कि एक मतलब ये जैसे हमारी कंट्री का काला धन किसी दूसरी विदेश में गया, ठीक है, उसके बाद वो पी नोट के माध्यम से फिर से वो इंडिया में आ गया, तो ये काले धन का बढ़ावा देता है, क्योंकि इसमें जो ये पी नोट के माध्यम से जितना भी इन्वेस्टमेंट होता है, ठीक है, किसी भी शेयर बाज़ार में, तो उसका जो पुराना लेखा जोखा है वो नहीं पूछा जाता है कि आपने ये पैसा कहाँ से कमाया है। ठीक है, तो कोई प्रमाण नहीं देने होते हैं, तो ये ऐसा ये मतलब एक राउंड ट्रिपिंग के माध्यम से ये पैसा दोबारा इंडिया में आ जाता है। ठीक है, तो इसी के लिए ये मतलब ये इसको बढ़ावा देता है ना कि अंकुश लगाता है। तो ये हमारा सेकंड स्टेटमेंट गलत है।
फर्स्ट एंड थर्ड सही है, तो हमारा बी वाला ऑप्शन इसका सही हो गया। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा 6 क्वेश्चन नंबर। तो इसमें कहा गया कि हाल ही में नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड जो है एनसीएमसी सुर्खियों में रहा है, तो भारत में एनसीएमसी रखने वाला व्यक्ति इसका प्रयोग निम्नलिखित में से किन का भुगतान इससे किया जा सकता है। ठीक है, तो मेट्रो या बस यात्रा के लिए, राजमार्ग पर चुंगी के लिए और खुदरा खरीद के लिए। ठीक है, तो ये तीनों स्टेटमेंट सही है। इसका जो ये वन नेशन और एक टैग लाइन थी इसमें कि जो वन नेशन और वन कार्ड के आधार पर ये टैग लाइन दी गई थी, उसी के संबंध में ये एक एनसीएमसी कार्ड निकल के आया। ठीक है, तो इसीलिए ये न्यूज़ में था कि एक कार्ड हो जिससे सभी चीज़ों खरीदी जा सके, सभी को उससे पेमेंट किया जा सके। और उसमें इतना ही नहीं शामिल, इसमें टोल टैक्स और पार्किंग शुल्क भी इसमें शामिल है। ठीक है, और 2022 तक ये दिल्ली में जो है पूरे मेट्रो में उपलब्ध हो जाएगा। ठीक है, तो ये अभी बहुत ज़्यादा न्यूज़ में था। तो ये तीनों स्टेटमेंट हमारे सही हैं, तो डी वाला ऑप्शन इसका सही हो गया। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 7। तो इसमें कहा है कि लागत प्रेरित मुद्रा के बारे में बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है। ठीक है, तो फर्स्ट है कि लागत प्रेरित मुद्रा आपूर्ति पक्ष कारकों जैसे कि उच्च मजदूरी आदि से निर्धारित होती है। ठीक है, और लागत प्रेरित मुद्रा केवल तभी हो सकती है जब मांग सापेक्ष लोच रहित हो। ठीक है, तो इसमें अगर बात की जा रही है इसकी, तो इसमें देखो पहला वाला जो स्टेटमेंट है ये तो हमारा सही है, क्योंकि इसमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि लागत प्रेरित मुद्रा आपूर्ति जो जो आपूर्ति पक्ष कारकों जैसे उच्च मजदूरी आदि पर निर्भर करता है, कि जैसे सप्लाई होगी उसी के आधार पर ये मतलब देखने को मिलेगी। ठीक है, इसमें उतार चढ़ाव देखने को मिलता है। सेकेंड वाला भी स्टेटमेंट सही है, क्योंकि लागत प्रेरित मुद्रा केवल तभी हो सकती है जब मांग सापेक्ष लोच रहित हो। ठीक है, क्योंकि जैसे आपूर्ति और लागत में वृद्धि हो या फिर आपूर्ति के स्तर में गिरावट आती है, तो ये देखने को मिलती है। और ये जैसे श्रम में लागत, पूंजीगत लागत या मतलब पूंजीगत लागत में जब उतार चढ़ाव होता है तभी देखने को मिलती है। ठीक है, तो ये दोनों स्टेटमेंट सही है, तो हमारा सी वाला ऑप्शन इसका सही हो गया। नेक्स्ट है 8 क्वेश्चन नंबर। तो इसमें कहा गया कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है कि कौन सा स्टेटमेंट इसमें सही है। ठीक है, तो इसमें कहा गया कि सकल घरेलू उत्पाद अवस्फीतिक यानी जीडीपी डिफ्लेटर में से जो जीडीपी डिफ्लेटर है, जीडीपी डिफ्लेटर में देश में उत्पादित सभी वस्तुओं और सेवाएं शामिल होती हैं, जबकि उपभोक्ता कीमत सूचकांक में नहीं शामिल होती हैं। ठीक है, यानी सीपीआई में शामिल नहीं होती हैं। सेकेंड है कि उपभोक्ता कीमत सूचकांक में आयातित वस्तुओं की कीमतें शामिल होती हैं, जबकि सकल घरेलू जो उत्पाद अवस्फीतिक यानी डिफ्लेटर है उसमें शामिल नहीं है। ठीक है, और थर्ड है कि सकल घरेलू उत्पाद जो डिफ्लेटर में वस्तुओं और सेवाओं का भार नियत रहता है, जबकि उपभोक्ता कीमत में ये मतलब उपभोक्ता कीमत सूचकांक में नहीं ये नियत रहता है। तो ये गलत स्टेटमेंट थर्ड वाला जो कहा गया है ये गलत है, क्योंकि इसमें जो ये नियत रहता है ये सीपीआई में नियत रहता है, ना कि जो जीडीपी डिफ्लेटर में। ठीक है, तो ये उल्टा बता दिया गया है, तो ये हमारा गलत हो गया स्टेटमेंट। और ये सेकंड और फर्स्ट वाला सही है, क्योंकि इसमें जो सीपीआई में आयातित वस्तुओं की कीमतें शामिल होती हैं, जबकि जो जीडीपी डिफ्लेटर होता है इसमें जो ये शामिल नहीं होती हैं। ठीक है, और ये वाला भी सही है, क्योंकि जो जीडीपी डिफ्लेटर में जो तुम्हारी उत्पादित सभी वस्तुएं और सेवाएं शामिल होती है, जबकि उपभोक्ता कीमत सूचकांक में नहीं शामिल होती हैं। तो फर्स्ट एंड सेकेंड स्टेटमेंट इसका सही है, थर्ड वाला गलत है, तो हमारा बी वाला ऑप्शन इसका सही हो गया। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा 9 क्वेश्चन नंबर। तो इसमें कहा गया है कि संयुक्त राष्ट्र का विकास कार्यक्रम यानी यूएनडीपी द्वारा प्रकाशित मानव विकास सूचकांक यानी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के बारे में बताना है कि कौन से मापदंड इसमें शामिल है। ठीक है, तो इसमें प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय है, स्कूली शिक्षा के अनुमानित वर्ष हैं, 5 वर्ष से कम आयु की मृत्यु दर है, और इसकी स्कूली शिक्षा के औसत वर्ष हैं। ठीक है, तो इसमें अगर बात करें तो देखो ये 3 मापदंडों पे काम करता है, स्वस्थ जीवन, शिक्षा और तुम्हारा जीवन स्तर। तो जीवन स्तर में तुम्हारा कैपिटल मतलब पर कैपिटा इनकम आ जाता है, यानी प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय आ जाती है। ठीक है, और शिक्षा में ये तीनों ये मापदंड इसमें दिए गए हैं। ठीक है, तो तीनों शामिल हैं। और तुम्हारा जो जीवन स्तर होता है उसमें जो स्वास्थ्य जीवन है तो होता है, इसमें जीवन प्रत्याशा शामिल हो जाती है। ठीक है, तो ये सारे स्टेटमेंट सही हैं। ठीक है, इसका डी ऑप्शन होना चाहिए। इसके थोड़ा सा मतलब इसमें ये वाला मुझे थोड़ा सा कन्फ्यूजन लग रहा है इस क्वेश्चन में। आप लोगों को अगर किसी को थोड़ा सा मतलब इसमें आप पता हो तो बताइएगा, वरना मैं क्रॉस चेक कर रहा था लेकिन मुझे कुछ इसका मिला नहीं, क्योंकि इसमें जो ऑप्शन है ये वाला
मतलब बहुत डाउटफुल रह रहा है कि प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय इसमें शामिल नहीं करना चाहिए या करना चाहिए। तो थोड़ा सा डाउटफुल क्वेश्चन है, इसको आप लोग बताइए। और अगर आप लोगों को कहीं नहीं मिलता है तो फिर मैं इसको कहीं दूसरी बुक से देख के तब बताऊंगा, ठीक है। तो क्रॉस चेक किया लेकिन मुझे इसका कोई सोल्यूशन अच्छा मिल नहीं पाया, ठीक है। तो इसकी जो आंसर की दी हुई है तो उसमें इसको शामिल नहीं किया है, बाकी ये शामिल किया है, लेकिन मेरे हिसाब से ये भी होना चाहिए, ठीक है। तो इसलिए इसको मैंने किया है, ठीक है। तो देख लेना आप लोग, और नहीं हो तो कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं इसको क्लियर कर दूंगा, ठीक है। नेक्स्ट है इसके, इसमें निम्नलिखित में से किन पर वस्तु एवं सेवा कर आरोपित नहीं किया जाता है, यानी जीएसटी जो होता है वो किन किन वस्तुओं पे शामिल नहीं है ये बताना है। तो सौर ऊर्जा है, दूध है, और प्रिंट मीडिया है, और तुम्हारा ये स्कूली शिक्षा है, ठीक है। तो देखो प्रिंट मीडिया पे ये जीएसटी लागू होता है, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट हमारा गलत हो गया, और इसमें जो अखबार होता है उसमें ये जीएसटी लागू नहीं होता है, लेकिन ठीक है, तो ये ध्यान रखना। और सौर ऊर्जा पे भी ये लागू नहीं होता है, दूध यानी डेयरी प्रोडक्ट पे भी नहीं, और जो स्कूली शिक्षा है इस पे भी लागू नहीं होता है जीएसटी, ठीक है। तो हमारा 1, 2 और 4, 1, 2 और 4, तो हमारा ए वाला ऑप्शन इसका सही हो गया, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा 11 क्वेश्चन नंबर। तो इसमें क्रय शक्ति क्षमता यानी परचेजिंग पावर प्रायोरिटी के बारे में बात की जा रही है, यानी पीपीपी के बारे में। और बाजार विनिमय दर देशों के सकल घरेलू उत्पाद की तुलना करने में किन्हीं दो सर्वाधिक विधियां हैं, मतलब कौन कौन सी दो जो परचेजिंग पावर और जो ये मतलब बाजार आधारित जो सकल घरेलू उत्पाद की तुलना करने में दो सर्वाधिक विधियां हैं, इन संदर्भ में बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट हमारा सही है, ठीक है। तो समय के साथ परचेजिंग पावर प्रायोरिटी दरें सापेक्ष स्थिर होती हैं, जबकि बाजार दरें अधिक अस्थिर होती हैं, ठीक है। सेकेंड है कि बाजार आधारित दरों की तुलना में परचेजिंग पावर प्रायोरिटी दरों का उपयोग करने पर वैश्विक अर्थव्यवस्था में भारत की हिस्सेदारी अपेक्षाकृत अधिक है, ठीक है। तो इनकी अगर हम बात करें तो देखो ये हमारा स्टेटमेंट बिल्कुल सही है सेकेंड वाला, क्योंकि इसमें जब हम परचेजिंग पावर की बात करते हैं तो उसमें हमारी कंट्री थर्ड पोजीशन पे आ जाती है, चाइना पहले पे होता है, यूएसए सेकेंड और थर्ड पोजीशन। लेकिन अगर बाजार आधारित बात करें तो हमारी पोजीशन बहुत नीचे आती है, ठीक है। तो ये हमारा ये सही है स्टेटमेंट, और फर्स्ट वाला भी सही है, क्योंकि जो है पीपीपी दरें जो है सापेक्षता स्थिर रहती है, लेकिन बाजार की दरें घटती बढ़ती रहती हैं, ठीक है। तो दोनों स्टेटमेंट हमारे सही हैं, तो हमारा सी वाला ऑप्शन इसका सही है, दोनों स्टेटमेंट। नेक्स्ट है हमारा 12 क्वेश्चन नंबर। तो इसमें कहा गया है कि राज्य वित्तीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन अधिनियम यानी एफआरबीएम एक्ट के बारे में बात की जा रही है, ठीक है। तो इनकी आधार छूटों का प्रावधान किया गया है, किन आधार छूटों का प्रावधान इसमें किया गया है ये हमको बताना है इसमें, ठीक है। तो इसमें अगर बात करें तो राष्ट्रीय सुरक्षा है, कृषि उत्पाद गिरावट है, व्यापार भागीदारी के साथ विवाद है, और राष्ट्रीय आपदा है, ठीक है। तो इसमें देखो क्या शामिल है, तो राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए भी इसमें छूट प्राप्त है कि कोई अगर स्थिति मतलब कोई स्थिति ऐसी बनती है और कृषि उत्पाद में गिरावट आती है तब भी इनको उससे छूट प्रदान होती है, और राष्ट्रीय आपदा में भी इसकी छूट प्रदान की जाती है, ठीक है। लेकिन व्यापार भागीदारी के साथ विवाद में इसकी छूट नहीं मिलती है, ठीक है। और इसके साथ साथ अगर कोई जैसे अर्थव्यवस्था में अचानक कोई क्राइसिस आ जाए तब भी इसको छूट मिल जाती है, ठीक है। तो इसमें आप जो एफआरबीएम एक्ट है इसमें जो आप संशोधन कर सकते हैं, ठीक है। तो उसी के बारे में है। तो हमारा 1, 2 और 3, 1, 2 और 4 तो स्टेटमेंट सही है, तो हमारा बी वाला ऑप्शन सही हो गया। और ये एफआरबीएम एक्ट लाया कब गया था, तो 2003 में, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 13। तो इसमें इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ एश्योरेंस सुपरवाइजर यानी IAIS के बारे में बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है, ठीक है। तो फर्स्ट है कि यह बीमा क्षेत्र के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर मानक बनाने वाला एक निकाय है, ठीक है। और सेकंड है कि इसे विश्व बैंक द्वारा स्थापित किया गया है। और थर्ड है कि कोई भी भारतीय संस्था IAIS का सदस्य नहीं है। तो ये गलत स्टेटमेंट है, क्योंकि जो गिफ्ट सिटी हमारी है गुजरात में, ठीक है, उसके द्वारा एक अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा प्राधिकरण का जो मुख्यालय बनाया गया है, ठीक है। तो उसने इसकी मतलब सदस्यता अभी हाल ही में ली है, तो इसीलिए ये बहुत ज़्यादा न्यूज में है, ठीक है। तो ये हमारा स्टेटमेंट गलत हो गया। और सेकेंड वाला भी गलत है, क्योंकि ये वर्ल्ड बैंक के द्वारा स्थापित नहीं किया गया है, ये स्विट्जरलैंड के एक सिविल लॉ के द्वारा सिविल लॉ के अंतर्गत एक NGO है, ठीक है, उसी के द्वारा ये मतलब बनाया गया है, ठीक है।
और यह जो कहा गया फर्स्ट वाले में बीमा क्षेत्र के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर मानक बनाने वाला निकाय है, तो ये तो सही है स्टेटमेंट। और यह स्वैच्छिक सदस्यों वाला निकाय है, इसे 1994 में बनाया गया था। ठीक है, तो हमारा फर्स्ट वाला स्टेटमेंट केवल इसका सही है और सारे स्टेटमेंट हमारे गलत हैं इसके। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट है हमारा 14। तो इसमें कहा गया कि भारतीय अर्थव्यवस्था के बारे में बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट हमारा सही है। ठीक है, तो 1991 के सुधारों के बाद भारत में जीडीपी समृद्धि दर सदैव रोजगार वृद्धि के समानुपाती रही है। ठीक है, सेकेंड है कि रोजगार वृद्धि की दर सदैव जीडीपी समृद्धि दर से कम रही है। ठीक है, तो ये सेकेंड वाला स्टेटमेंट सही है, क्योंकि जो जीडीपी की दर है वो हमेशा से ज़्यादा रही है। 7-8 हमेशा देखने को मिलती थी, 5-4 देखने को मिलती थी, लेकिन जो हमारा रोजगार की वृद्धि दर देखने को मिली है ये ज़्यादा से ज़्यादा आपको हाईएस्ट गई है। जो 91 के जो सुधार हुए हैं उसके बाद से 2.28% हाईएस्ट गई हुई है। ठीक है, तो ये हमारा सही स्टेटमेंट है। लेकिन जो ये फर्स्ट वाला स्टेटमेंट में कहा गया है तो ये गलत है, क्योंकि इसमें जो 1991 के सुधारों के बाद अगर बात की जाए तो ये ना तो इसके समानुपाती रही है और ना ही व्युत्क्रमानुपाती रही है, ये बीच वाली स्थिति में थी। ठीक है, तो ये हमारा गलत हो गया, तो सेकेंड स्टेटमेंट सही है, तो बी वाला ऑप्शन इसका सही हो गया। ठीक है, में कहा गया है कि वर्ष 2011-12 के उपलब्ध आंकड़ों के आधार पर आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण 2017-18 के आंकड़ों के संदर्भ में बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है। ठीक है, तो इस अवधि के दौरान वेतनभोगी कर्मचारी वर्ग में महिला श्रमिकों के अनुपात में वृद्धि हुई है। सेकेंड है कि इस अवधि के दौरान मुख्य रूप से ग्रामीण क्षेत्रों से उद्धृत अनियत श्रम में गिरावट आई है, तो ये सही है स्टेटमेंट। ठीक है, और ये जो फर्स्ट वाला स्टेटमेंट कहा गया है तो ये भी हमारा सही है, क्योंकि इसमें जो महिलाओं के अनुपात में बात की जा रही है तो 8 अंकों की वृद्धि दर्ज की गई है। ठीक है, दोनों स्टेटमेंट सही है, तो हमारा सी वाला ऑप्शन इसका सही हो गया। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 16। तो इसमें श्रम बाजार के औपचारीकरण के लिए सरकार ने निम्नलिखित में से कौन से कदम उठाए हैं। ठीक है, तो सार्वभौमिक खाता संख्या का शुभारंभ। सेकेंड है कि सरकार द्वारा कर्मचारी भविष्य निधि में 12% का अंशदान। और थर्ड है कि नेशनल कैरियर सर्विस परियोजना का शुभारंभ। ठीक है, तो ये तीनों स्टेटमेंट हमारे सही हैं इसके संबंध में, ये जो श्रम बाजार के औपचारीकरण के लिए सरकार ने कदम उठाए हैं। ठीक है, तो हमारा बी वाला ऑप्शन इसका सही हो गया। नेक्स्ट है 17। तो इसमें कहा गया कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए कौन सा स्टेटमेंट सही है। ठीक है, तो फर्स्ट है कि यह आधार वर्ष का उपयोग जीडीपी या सीपीआई जैसे आर्थिक सूचकांकों के माप में तुलना के लिए किया जाता है। ठीक है, सेकेंड है कि एक अर्थव्यवस्था में संरचनात्मक परिवर्तन का पता लगाने के लिए आधार वर्ष में परिवर्तन आवश्यक है। ठीक है, और थर्ड है कि वर्तमान में भारत में जीडीपी गणना के लिए आधार वर्ष 2011-12 और सीपीआई की गणना के लिए 2010 है। तो ये गलत है सीपीआई के लिए, तो ये आपको 2012 देखने को मिलेगा। ठीक है, सीपीआई के लिए 2012 है और जीडीपी के लिए 2011-12 है। ठीक है, तो ये हमारा गलत हो गया स्टेटमेंट, और ये दोनों हमारे स्टेटमेंट सही हैं। ठीक है, क्योंकि आधार वर्ष के बाद आधार वर्ष के आधार पर ही हम परिवर्तन का पता लगाते हैं और उसकी तुलना कर पाते हैं। ठीक है, तो हमारा 1 और 2 स्टेटमेंट इसका सही है, तो सी वाला ऑप्शन इसका सही हो गया। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा 18। तो इसमें पूजा जो एक विद्यावाचस्पति यानी पीएचडी अध्येता है, सरकारी स्कूल में लिपिक के रूप में कार्यरत थी, लेकिन 6 महीने तक कार्य करने के बाद उसे लगा कि यह काम उसके लिए उपयुक्त नहीं है और उसने नौकरी से त्यागपत्र दे दिया। फिर उसने सहायक प्राध्यापक के पद के लिए आवेदन पत्र भरा है, जिसकी परीक्षा अगले माह आयोजित होने वाली है। ठीक है, उपयुक्त में से कौन सा उपयुक्त में से पूजा ने किस प्रकार की बेरोजगारी का सामना किया है। तो मौसमी बेरोजगारी है, घर्षण बेरोजगारी है, अल्प बेरोजगारी है और संरचनात्मक बेरोजगारी है। ठीक है, तो देखो अगर बात की जाए तो ये बीच का है, मतलब एक नौकरी छोड़ने के बाद दूसरी नौकरी लेने तक का जो ये बीच का होता है ये घर्षण का और अल्प बेरोजगारी वाला स्तर होता है। ठीक है, तो ये घर्षण और अल्प बेरोजगारी की स्थिति पैदा हुई है पूजा के संबंध में। ठीक है, और ये जो मौसमी बेरोजगारी तो एग्रीकल्चर में देखने को मिलती है कि फसल वसल कटाई बुआई पे वर्क रहता है, उसके बाद वो ख़त्म हो जाता है। ठीक है, और संरचनात्मक में तो कोई स्ट्रक्चरल मतलब कोई संरचनात्मक परिवर्तन होते हैं, जैसे कंप्यूटर आ गए, टेक्नोलॉजी आ गई, तो इससे क्या होता है कि ये बेरोजगारी उत्पन्न होती है। ठीक है, तो 2 और 3 स्टेटमेंट इसके सही हैं, तो हमारा इसमें सी वाला ऑप्शन सही हो गया। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर
90। तो इसमें पूंजी पर्याप्तता अनुपात के संदर्भ में बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट हमारा सही है। ठीक है, तो ए ऑप्शन है कि यह मुद्रास्फीति के प्रभाव से निपटने का मापदंड है। सेकंड है कि यह बेसल समझौते के रूप में ज्ञात समझौते के माध्यम से अस्तित्व में आया और यह भारत में सभी बैंकों के लिए समान है और प्राथमिक डीलर और जो बैंकिंग वित्तीय कंपनी इसे छूट प्रदान करती हैं। तो देखो, अगर पूंजी पर्याप्तता अनुपात की हम बात करें तो इसका देखो बी वाला ऑप्शन सही है, क्योंकि ये बेसल समझौते के रूप में ज्ञात समझौते के माध्यम से अस्तित्व में आया था। ठीक है, तो ये हमारा सही हो गया स्टेटमेंट। और ये पूंजी पर्याप्तता होती क्या है कि मतलब कैपिटल एडोकेसी रेशियो जो होता है कार, ठीक है, उसी के बारे में बात की जा रही है। ठीक है, क्योंकि देखो यार, इसके जो इकोनॉमी है ना, इसमें अगर इंग्लिश का वर्ड आपको नहीं पता है तो हिंदी में ऐसे ऐसे वर्ड ये लोग लेके आते हैं, मुझे भी नहीं पता चलता है कभी कभी कि क्या पूछ रहे हैं। ठीक है, तो इंग्लिश में थोड़ा सा इसको इकोनॉमी में देख लिया करो। नेक्स्ट है हमारा 20। तो इसमें कहा गया है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो इसमें बताना है कि मनरेगा के अंतर्गत श्रमिकों की मजदूरी दर उपभोक्ता मूल्य सूचकांक ग्रामीण श्रमिक से संबद्ध है, यानी सीपीआई रूरल, ठीक है, लेबर, तो उसके बारे में। और सेकेंड है कि जो ग्रामीण श्रमिकों के उपभोक्ता मूल्य सूचकांक संख्या, यानी सीपीआई रूरल लेबर होते हैं, उसे ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा प्रकाशित किया जाता है। तो ये गलत है। ग्रामीण विकास मंत्रालय क्यों ये प्रकाशित करेगा? क्योंकि जब लेबर का काम है, ठीक है, तो इसे जो है श्रम एवं रोजगार मंत्रालय द्वारा उसके जो सीपीआई लेबर द्वारा जारी किया जाता है। ठीक है, तो ये हमारा गलत हो गया स्टेटमेंट। और फर्स्ट वाला अगर बात करें फर्स्ट स्टेटमेंट की, तो ये भी गलत है, क्योंकि इसमें जो होता है तो मनरेगा को इसके अंतर्गत शामिल नहीं किया गया, सीपीआई रूरल के अंतर्गत शामिल नहीं किया गया है। हाँ, लेकिन इसकी बात हो रही है कि इसको भी शामिल किया जाए। ठीक है, तो इस संबंध में ये गलत है दोनों स्टेटमेंट, तो हमारा डी वाला ऑप्शन सही हो गया। नेक्स्ट है हमारा 21। तो इसमें औद्योगिक उत्पादन सूचकांक यानी आईआईपी के बारे में बताना है कि निम्नलिखित क्षेत्रों का उपयोग आधारित वर्गीकरण के आधार पर घटते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो प्राथमिक वस्तुएं हैं, उपभोक्ता टिकाऊ वस्तुएं हैं और पूंजीगत वस्तुएं हैं इसमें शामिल हैं। तो इसमें बताना है कि किसका कौन सा क्रम है। तो देखो, प्राथमिक वस्तुओं का अगर इसमें वेटेज की बात करें तो इसमें आपको 34% देखने को मिलेगा। ठीक है, और अगर जो उपभोक्ता यानी टिकाऊ वस्तुओं की बात करें तो इसका ये 13% देखने को मिलेगा। ठीक है, 13%। और ये तुम्हारा पूंजीगत जो वस्तुएं होती हैं इसका 8% देखने को मिलेगा। ठीक है, तो अगर इसको ऑर्डर में लगाया जाए तो एक मतलब घटते क्रम में लगाना है, तो फर्स्ट सेकेंड थर्ड आएगा। तो हमारा डी वाला ऑप्शन सही हो गया। नेक्स्ट है हमारा 22 क्वेश्चन नंबर ने। तो इसमें कहा गया कि भारत में कागजी मुद्रा के बारे में बताना है। तो यह केंद्र सरकार की गारंटी से समर्थित है। ठीक है, सेकेंड है कि आभासी मुद्रा या डिजिटल मुद्रा जिसमें इनक्रिप्टेड टेक्नोलॉजी का उपयोग किया जाता है। तो ये गलत है, क्योंकि ये जो कागजी मुद्रा होती है इसमें कोई ऐसी टेक्नोलॉजी की आवश्यकता नहीं होती कि इनक्रिप्टेड किसी चीज़ को इस्तेमाल किया जाए। ठीक है, ये वर्चुअल जो आभासी या वर्चुअल होती है तो ये मतलब एक डिजिटल करेंसी होती है, जैसे कि आजकल चलन में है बिटकॉइन। ठीक है, तो उसके बारे में हम बात कर सकते हैं। तो बिटकॉइन के फॉर्म में होती है, इसी ये इनक्रिप्टेड टेक्नोलॉजी के बेस पे आधारित होती है। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेटमेंट सही है और सेकेंड हमारा गलत है, तो ए वाला ऑप्शन सही हो गया। और ये जो कागजी मुद्रा होती है ना, तो जिस कंट्री की ये कागजी मुद्रा होती है उसका जो सेंट्रल बैंक होता है वो उसको मतलब गारंटी प्रदान करता है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 23। तो इसमें आईएमएफ के पास अपने सदस्य देशों की मौद्रिक रूप से सहायता करने के लिए निम्नलिखित में से कौन से साधन उपलब्ध हैं? ठीक है, तो रिजर्व ट्रांसपोजिशन है और तुम्हारा कंटीजेंट रिवर्स अरेंजमेंट है। ठीक है, और प्रोजेक्ट प्रिपरेशन स्पेशल फंड है। ठीक है, तो इसमें आईएमएफ के बारे में बताना है। तो देखो, फर्स्ट स्टेटमेंट इसका सही है। रिजर्व ट्रांसपोजिशन होती है, ये मतलब एक कंट्री के जो कंट्री होती है ना, मतलब आईएमएफ की जो सदस्य कंट्री है उसमें जो सदस्य देश का वहाँ आईएमएफ में कोटा होता है, और आईएमएफ के द्वारा जो मतलब धारित उस देश की जो मुद्रा होती है उसके बीच का जो अंतर होता है उसे रिजर्व ट्रांसपोजिशन कहते हैं। ठीक है, तो ये आईएमएफ के अंतर्गत आता है। और ये तो देखो, ये देखने को मिलेगा ब्रिक कंट्री होती हैं वो ये फैसिलिटी प्रोवाइड कराती हैं। और ये जो प्रोजेक्ट प्रिपरेशन स्पेशल फंड है, ये जो
जो AIIB मतलब एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक जो है, ठीक है, उसकी वो इसको मतलब इसकी फैसिलिटी प्रोवाइड कराती है, ठीक है। तो फर्स्ट वाला एक ही ऑप्शन सही है, तो हमारा सी वाला ऑप्शन सही हो गया इसका, ठीक है। नेक्स्ट है 24। तो इसमें कहा गया कि निम्नलिखित गतिविधियों में से कौन सी लघु वित्त बैंक द्वारा संचालित की जाती है, मतलब स्मॉल फिनांस बैंक जो होती हैं, ठीक है। तो इसमें फर्स्ट है कि लघु और सीमांत किसानों को ऋण की आपूर्ति करना, सेकेंड है कि सूक्ष्म और लघु उद्योगों को ऋण की आपूर्ति करना, और थर्ड है कि किसी अन्य बैंक के लिए व्यवसायिक प्रतिनिधि बनाना, ठीक है। तो देखो ये जो स्मॉल फिनांस बैंक होती है, ये किसी के लिए मतलब व्यवसायिक प्रतिनिधि नहीं बनती हैं, तो ये गलत स्टेटमेंट है। और फर्स्ट और सेकंड सही है, क्योंकि लघु और सीमांत किसानों को ऋण की आपूर्ति करती हैं और सूक्ष्म एवं लघु उद्योगों को ऋण की आपूर्ति करती हैं ये, ठीक है। तो एक और दो स्टेटमेंट सही है, तो हमारा बी वाला ऑप्शन सही हो गया इसका। नेक्स्ट है हमारा 25। तो इसमें निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है, ठीक है। तो फर्स्ट है कि ये उत्पाद कर और सब्सिडियां उत्पादन की जो मात्रा से स्वतंत्र होती हैं, ठीक है। सेकेंड है कि उत्पादन कर और सब्सिडियों का भुगतान या प्राप्ति प्रति इकाई या उत्पाद के आधार पर किया जाता है, ठीक है। तो देखो ये जो कहा गया है ना, तो ये मतलब ये स्टेटमेंट उलट दी गई है। उत्पाद कर और सब्सिडियां जो होती हैं ये इसकी स्थितियां बता रही हैं, और ये जो उत्पादन कर और सब्सिडियां होती हैं ये उत्पादन की मात्रा से स्वतंत्र होती हैं, तो ये इसकी क्वालिटी बता रही हैं। तो स्टेटमेंट को चेंज कर दिया गया है। तो उत्पाद कर में क्या होता है कि जो इसका जो भुगतान होता है, उत्पाद कर और सब्सिडियों का जो भुगतान होता है, भुगतान या प्राप्तियां होती हैं प्रति इकाई उत्पाद के आधार पर होती हैं। जैसे कि हम बात करें कि इसमें जैसे हो गया तुम्हारा सर्विस टैक्स हो गया, ठीक है, उत्पाद टैक्स हो गया, और इंपोर्ट एक्सपोर्ट ड्यूटी हो गया, तो ये सब होते हैं इसमें। और उत्पादन और सब्सिडी की बात करें तो ये उत्पादन की मात्रा से स्वतंत्र होती हैं। जैसे कि इसमें हो गया तुम्हारा कोई जैसे भूमि कर हो गया या स्टंप शुल्क हो गया, तो ऐसे चीज़ें होती हैं, तो इनसे मतलब मुक्त होती हैं वो, ठीक है। तो ये हमारे दोनों स्टेटमेंट हमारे गलत हैं, तो हमारा डी वाला ऑप्शन सही हो गया। तो हमने यहाँ पे अपने जो है 25 क्वेश्चन पूरे कर लिए हैं, और 25 ये कल आपको सुबह मिलेंगे, ठीक है। तो ऐसे करके हम लोग सॉल्व करते रहेंगे धीरे धीरे करके, और सारे के सारे हम सॉल्व कर लेंगे टेस्ट, ठीक है। तो दो और टेस्ट बचे हुए हैं, उसके बाद हमारा धमाका होगा कि फुल टेस्ट का, ठीक है, मतलब जो फुल तुम्हारे विजन के टेस्ट हैं वो चलेंगे, ठीक है। तो आप लोग अपने घर में रहिए, बिल्कुल सेफ रहिए, और अगर कहीं बाहर निकलते भी वैसे तो निकलिए मत, और अगर निकलना ही है तो मास्क वास्क लगा के अच्छे से, ठीक है, सैनिटाइज़र बोतल साथ में रख के तब निकलिएगा। वैसे तो अगर ना ज़रूरी हो तो नहीं निकलिए, तो ज़्यादा बेटर है इस समय, ठीक है। और अपना काढ़ा वाढ़ा पीते रहिए और सेफ रहिए, और अपने फैमिली का भी ध्यान रखिए, ठीक है, खासकर बड़े और बुजुर्गों का है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।